पिछले करीब 3 दशकों से गुजरात में बीजेपी का दबदबा कायम है और कांग्रेस वहां सियासी जमीन तलाश रही है, जिसे पाने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि इस बार हम गुजरात में बीजेपी को हराएंगे। राहुल ने कहा था, आप लिख कर ले लो, इंडिया गठबंधन आपको हराने जा रहा है। लेकिन राहुल की लिखित गारंटी भी गुजरात में कोई जलवा नहीं दिखा पाई। लबोलुआब यही हाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का देश के तमाम राज्यों में हो गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिलने के बाद से राहुल गांधी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस अब भी वेंटिलेटर पर है। ज्यादातर राज्यों में या तो एनडीए की सरकार है या फिर कांग्रेस के सहयोगी दलों की। पूर्ण रूप से इक्का दुक्का राज्यों में ही कांग्रेस शासन कायम है। पार्टी के ज्यादातर सीनियर लीडर या तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं या फिर रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ और राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे तक चुनाव हार गए। हरियाणा में हमेशा की तरह पार्टी गुटबाजी चरम पर है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस के पास चुनाव जिताने वाले चेहरे नहीं हैं। हाल ही में 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आए, जिनमें कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पार्टी ने हिमाचल और उत्तराखंड में 2-2 सीटें जीती। इसके अलावा फिलहाल राज्यों में कांग्रेस के सामने 3 मुख्य चुनौतियां हैं। पहली, पार्टी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। दूसरी, पुरानी लीडरशिप कमजोर दिख रही है। तीसरी, जहां सीनियर लीडर हैं वहां खूब गुटबाजी है। ऐसे में राज्यों में कांग्रेस की कमजोर स्थिति को लेकर जब हमने जांच पड़ताल की तो कई बातें सामने आई। हर राज्य में सियासी समीकरण अलग अलग हैं, इसलिए आपको हर राज्य के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात उन 3 राज्यों की जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन यहाँ सब ठीक नहीं है। राज्य में नाना पटोले पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही सुधरी है। 2014 में कांग्रेस ने यहाँ 2 सीटें जीती थी, 2019 में 1 सीट जीती, लेकिन 2024 में 13 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बन गई है। फिर भी पार्टी की हालत खस्ता है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने बहुत बिखराव है। पार्टी की फ्रंटलाइन लीडरशिप खत्म हो चुकी है। पुराने नेताओं में सिर्फ पृथ्वीराज चौहान ही बचे हैं, जिन्हें 2014 से साइडलाइन किया हुआ है। नाना पटोले सिर्फ विदर्भ के नेता हैं जो कि पूरे महाराष्ट्र में अपने दमखम पर चुनाव नहीं जिता सकते। सही मायने में समझें तो पार्टी के अंदर ही उनकी चलती नहीं है। अशोक चव्हाण जैसे बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने की वजह भी नाना पटोले ही हैं। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव से पहले आला कमान इस तरफ ध्यान नहीं देता है तो कांग्रेस में फूट और बढ़ सकती है। हरियाणा। राज्य में कांग्रेस की जीत के चांस तो नजर आ रहे हैं, लेकिन गुटबाजी सबसे बड़ा चैलेंज है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस ने राज्य की जिम्मेदारी हमेशा की तरह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे रखी है। हुड्डा विधायक दल के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान उनके करीबी नेता हैं। दूसरा खेमा पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद कुमारी शैलजा का है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शैलजा खेमे के नेता माने जाते हैं। तीसरे नंबर की बड़ी नेता किरण चौधरी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। चौथे बड़े नेता अशोक तंवर पहले ही कांग्रेस छोड़कर आप का दामन थाम चुके हैं। अब बात करें 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी। तब भी हुड्डा और उनकी खटपट से पार्टी बंटी नजर आती थी। अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा पर भरोसा जताया है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती और अब विधानसभा चुनाव भी पार्टी उनके ही नेतृत्व में लड़ने वाली है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हरियाणा में संगठन स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चलती है, जिसका कुमारी शैलजा खुलेआम विरोध करती हैं। राज्य में जाट और दलित के पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की परेशानियां हैं। उन्हें पार्टी हाईकमान को दूर करना पड़ेगा, वरना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। झारखंड में भी इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ भी पहले से अदावत चरम पर है और पार्टी के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बदलने की मांग कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि राज्य के सीनियर नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कहा है कि मौजूदा अध्यक्ष ने संगठन के लिए कोई खास काम नहीं किया है। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का सहारा लिया, जिसमें कांग्रेस ने काफी खराब प्रदर्शन करते हुए महज 2 सीटें जीती हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार तय है। अब बात राजस्थान की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत अब भी रिटायरमेंट के मूड में नहीं है और मैदान में डटे हुए हैं। गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब भी सियासी तल्खी बरकरार है।
लोकसभा चुनाव में पार्टी 0 से 8 सीटों पर पहुंची है, लेकिन इस जीत पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट अपना दावा ठोक रहे हैं। जानकारों की माने तो गहलोत चाहते हैं कि अगर उन्हें इस बार लीड करने का मौका नहीं दिया जाता है तो उनकी जगह सचिन पायलट को भी मौका नहीं मिलना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पायलट के लिए चुनौती खड़े कर रहे हैं, जो कि प्रभावी जाट समुदाय से आते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की पूरी राजनीति गहलोत और पायलट के बीच ही फंसकर रह गई थी, लेकिन डोटासरा ने भी अपनी जगह बना ली है, जिससे साफ दिख रहा है कि आगे चलकर इनमें से कोई भी नेता बड़ी भूमिका में आ सकता है। मध्य प्रदेश में भी पिछले 2.5 दशक से कांग्रेस सत्ता को तरस रही है। हाल ही में हुए विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार मिली है। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने तय किया है कि सीनियर लीडर्स के साथ युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि चुनाव में हार की जब समीक्षा की गई तो पता चला कि सीनियर लीडर्स की गुटबाजी की वजह से पार्टी हारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया कहते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और सभी सीनियर लीडर्स ने विधायकों से 1-to-1 बातचीत की है और तय किया है कि अब पुराने लोगों के साथ साथ नए लोगों को मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़, इस राज्य में सरकार जाने के बाद कांग्रेस बड़े लेवल पर संगठन में बदलाव करने की तैयारी में है। पार्टी में कई सीनियर लीडर रिटायरमेंट की उम्र तक आ चुके हैं। प्रदेश प्रभारी और युवा नेता सचिन पायलट पुराने नेताओं की जगह नए चेहरे को आगे करने के लिए जोर दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष जैसे तमाम अहम पद युवा और नए चेहरों को देने की प्लानिंग की जा रही है। अगले 2 महीने में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी हटाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि नए चेहरों को आगे करने पर सीनियर नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। आपसी कलह के डर से पार्टी कोई फैसला नहीं ले पा रही है। इसके अलावा जो नेता रिटायरमेंट की ओर हैं, उनमें से ज्यादातर नेताओं ने बेटों को राजनीति में लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं, हमारे पास कई सीनियर नेता हैं, पार्टी को उनका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम प्रदेश स्तर पर बदलाव करते हैं तो निचले स्तर तक युवाओं के साथ अनुभवी चेहरों को भी मौका देंगे। कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इस साल के अंत में जिन राज्यों में चुनाव है, वहां पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकार यूपी और गुजरात में संगठन मजबूत करने पर भी काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी 6 जुलाई को गुजरात गए थे। वहां वो जेल में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार से मिले। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यूपी में भी जातिगत जनगणना और संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को काफी फायदा मिला है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि प्रदेश में सहयोगी पार्टी सपा को दलित और ओबीसी वोट मिले, उसकी वजह भी कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। यूपी के अलावा बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी है। राहुल गांधी ने यूपीए सरकार में यूपी के जिन नेताओं को मंत्री बनाया था, वो सब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इनमें जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह बड़े नाम हैं। बिहार में भी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। सांसदों के मामले में वो बड़ी पार्टियों में 5वें नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसी ही कोशिश ओडिशा में भी चल रही है। यहाँ 24 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। इन तमाम राज्यों में न तो कांग्रेस के पास फर्स्ट लाइन की लीडरशिप है और न ही सेकेंड लाइन की। इन राज्यों में समीकरण के हिसाब से और सहयोगियों के हिसाब से जीत हार होती रहती है। पार्टी से जुड़े लोगों की माने तो कांग्रेस को कास्ट लीडर्स तैयार करने चाहिए। ये देखना होगा कि लीडरशिप क्यों नहीं कामयाब हो पा रही है। हर बड़ा नेता चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लड़ रहा है। कर्नाटक में अभी महाभारत चल रही है। इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ। बिहार में कोई बड़े नेता नहीं है। अगर होते तो आरजेडी और लालू यादव के सहारे कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। ऐसा ही तमिलनाडु में है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। वहां पार्टी के पास एक भी लीडर नहीं बचा। और यूपी का हाल तो सब जानते ही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक अलायंस कमेटी बनाकर उसमें भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं को शामिल करके ये मैसेज दिया कि पुराने लोगों को दरकिनार नहीं किया जा रहा, लेकिन उसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस की लीडरशिप पहले सोनिया गांधी के आसपास घूमती थी और उनके सलाहकार पार्टी चलाते थे, लेकिन अब गांधी फैमिली के 3 पावर सेंटर्स बन गए हैं, जिनमें एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दूसरे राहुल गांधी और तीसरी सोनिया गांधी तो पहले से ही हैं।
देश से विलुप्त होती जा रही कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीतकर एक बार फिर खुद को मजबूती दी है। इसका श्रेय काफी हद तक राहुल गांधी को दिया जाता है। चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने से उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है और अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी किस तरह पार्टी को नया स्ट्रक्चर देते हैं। पुराने नेता और नेताओं के कॉम्बिनेशन से राहुल गांधी कैसे राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूती देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।